हवेली की तीसरी मंजिल पर अचानक अंधेरा गाढ़ा हो गया था। बारिश कब रुक गई अनामिका को पता ही नहीं चला। कमरे में बस दिए की हल्की रोशनी थी जो दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी। उन्हीं आकृतियों में से एक परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। अनामिका की नजर उसी पर अटक गई। वो परछाई दीवार पर स्थिर नहीं थी, वो फैल रही थी, लंबी हो रही थी, जैसे कोई चीज दीवार से निकलकर कमरे में उतरना चाह रही हो। यही वो पल था जहां से उस शादी की रात ने करवट ली। अनामिका पलंग पर बैठी थी। भारी लाल लहंगे का वजन उसके कंधों पर था और दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। हवेली बहुत शांत थी, असामान्य रूप से शांत। न फर्श की चरमराहट, न हवा की सरसराहट, बस दीवार पर वो परछाई अचानक रुक गई और फिर उसने सिर झुका लिया। अनामिका की सांस अटक गई। परछाई में अब साफ तौर पर एक आकृति दिख रही थी, इंसानी जैसी, लेकिन पूरी नहीं। उसके कंधे असामान्य रूप से झुके हुए थे और सिर की जगह बस धुंधला अंधेरा। दिए की लौ कांपने लगी, कमरे में ठंड बढ़ने लगी। अनामिका ने नजर पलंग से हटाकर खिड़की की ओर की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब उसने दोबारा दीवार की तरफ देखा, परछाई अब और पास आ चुकी थी। वो दीवार पर नहीं थी, वो जमीन पर थी। अनामिका पीछे खिसक गई। पलंग की लकड़ी से हल्की आवाज निकली। उसी पल परछाई रुक गई, जैसे उसने वो आवाज सुन ली हो। कमरे में मिट्टी और सीलन जैसी गंध फैलने लगी, बिल्कुल वैसी जैसी बरसों बंद कमरों में होती है। यहीं से अनामिका के दिमाग में बीते दिनों की तस्वीरें उभरने लगी। शादी से पहले जब वो पहली बार इस हवेली में आई थी, उसे लगा था कि ये जगह देख रही है। दीवारें ठंडी थी और हर कमरे में एक अजीब सा बोझ था। आदित्य ने बताया था कि उसके परिवार की कई पीढ़ियां यहाँ रही हैं, लेकिन अब ये हवेली ज्यादातर बंद ही रहती है। आदित्य खुद भी बदला बदला सा रहता था। रात में वो अक्सर जाग जाता था और कई बार बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता था। जब लौटता था, उसकी आंखें लाल होती थीं और चेहरा थका हुआ। अनामिका ने सोचा था शायद जिम्मेदारियों का दबाव है, शादी, हवेली, सब कुछ नया था। लेकिन अब दीवार से उतरती वो परछाई कोई भ्रम नहीं लग रही थी। परछाई अब फर्श पर रेंग रही थी। उसके हिलने से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। दिए की रोशनी में उसका कोई ठोस आकार नहीं बन पा रहा था, फिर भी वो कुछ था। अनामिका के पैरों के पास ठंड फैलने लगी, जैसे फर्श ने सांस लेना शुरू कर दिया हो। तभी परछाई ने सिर उठाया। उस अंधेरे में दो फीकी चमक उभरी आंखें। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। शरीर सुन्न हो चुका था। वो हिलना चाहती थी, लेकिन जैसे हवेली ने उसे जकड़ लिया हो। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल था, ये हवेली में क्या रहता है? शादी से एक दिन पहले अनामिका ने एक अजीब बात नोटिस की थी। आदित्य ने उसे तीसरी मंजिल के इस कमरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जैसे ये कमरा जरूरी ही ना हो। और अब यही कमरा सबसे ज्यादा जिंदा लग रहा था। परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे गर्दन सीधी ही नहीं हो पाती हो। अनामिका ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं। हवा जैसे कमरे से बाहर निकल रही है। उसी पल फर्श पर किसी के कदमों की आहट आई। अनामिका की आंखें दरवाजे पर गईं। आदित्य अंदर आया, लेकिन उसे देखकर अनामिका को राहत नहीं मिली, क्योंकि आदित्य के चेहरे पर डर नहीं था। उसकी नजर सीधे उस परछाई पर थी, जैसे वो उसे पहचानता हो। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ वो खुद को किसी चीज से अलग कर रहा हो। परछाई पीछे हटने लगी। पहली बार अनामिका ने देखा, परछाई आदित्य से डर रही थी। कमरे की हवा अचानक घूमने लगी। दिया बुझ गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ काला हो गया। जब रोशनी वापस आई, परछाई गायब हो गई। कमरे में सिर्फ अनामिका और आदित्य थे, लेकिन अब कुछ बदल चुका था।
अनामिका ने देखा कि आदित्य की परछाई दीवार पर ठीक से नहीं बन रही थी। वो अधूरी थी, टूटी हुई। उस रात के बाद अनामिका ने कई चीजें महसूस की। आदित्य कभी दर्पण में साफ नहीं दिखता था। उसकी परछाई हमेशा थोड़ी देर से हिलती थी और हवेली आदित्य की मौजूदगी में शांत हो जाती थी, जैसे हवेली ने उसे स्वीकार कर लिया हो। महीनों बाद एक रात अनामिका ने तीसरी मंजिल की खिड़की में वही परछाई दोबारा देखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। वो आदित्य था। तभी सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। आदित्य असल में उस हवेली का अंतिम वारिस नहीं था, वो उसकी आखिरी कुर्बानी था। बरसों पहले उसी कमरे में, उसी शादी की रात आदित्य मर चुका था। हवेली ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया था और जो अनामिका के साथ रहा वो सिर्फ उसका साया था। आज भी लोग कहते हैं उस हवेली में शादी तो नहीं होती, लेकिन रात में एक दुल्हन और उसका गैर इंसानी पति अब भी साथ रहते हैं। और तीसरी मंजिल पर परछाई कभी अकेली नहीं होती।